Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is the growth of mass nationalism. It's chapter number 9 of your history book, class 8th, and page number is 114. Today's topic, the growth of mass nationalism. The growth of mass nationalism. जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया है कि किस तरह से आपने देखा कंसेप्ट ऑफ मॉडरेट्स, कंसेप्ट इनके एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में या रेडिकल ग्रुप जिनको हम कहते हैं। आपने देखा किस तरह से मुस्लिम लीग जो है, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग होगी 1906 में, किस तरह से आपने देखा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। तो फिर आपने इसी के साथ देखा कि कांग्रेस की स्प्लिट टू हो गए स्प्लिट्स। वन इज़ द एक्सट्रीमिस्ट्स जो है उन्होंने अलग स्टेप लिया, और फिर से आपने देखा वो रीयूनाइट हो गए 1915 में एट द हिस्टोरिक पैक्ट, जिसको हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे ये कि अब जो नेशनलिज्म की लड़ाई है वो किसी एक ग्रुप तक महदूद नहीं रही। आपने देखा जो लड़ाई स्वदेशी मूवमेंट बंगाल से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे वो पूरे उसकी गूंजें जो है पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दी। इसी तरह से अब हम कहते हैं कि ये लड़ाई जो है किसी एक तबके की नहीं रही, किसी एक ग्रुप की नहीं रही, मॉडरेट्स या एक्सट्रीमिस्ट्स की नहीं रही। ये लड़ाई जो है पूरे हिंदुस्तान की बन चुकी है कि चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदूज़ हो, चाहे वो सिख्स हो, इसमें हर एक सेक्ट इन्वॉल्व था। अब हिंदुस्तान के लोगों को ये समझ आया था कि ब्रिटिश जो है दे आर नॉट डूइंग द जस्टिस विद द पीपल ऑफ इंडिया, और ब्रिटिशर्स जो है वो हिंदुस्तान की गुडविल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी इंटेंशंस का वेट नहीं करना है। नाउ वी हैव टू फाइट। तो इसी तरह से आपने देखा बहुत सारे रेवोल्यूशनरी वायलेंसेस हुई। तो अब ये लड़ाई जो है किसी एक ग्रुप की नहीं रही, इसमें पीजेंट्स इन्वॉल्व हुए, इसमें ट्राइबल पीपल इन्वॉल्व हुए। इसमें आपने देखा ट्राइबल पीपल्स पे जो लॉज बनाए गए थे वो उसको अपोज कर रहे हैं, पीजेंट्स को हाई टैक्सेस लिए जाते वो उसको अपोज कर रहे हैं, ट्रेडर्स से भी ज़्यादा टैक्सेस लिए पीजेंट से रेवेन्यू लिया जाता था, ट्रेडर्स से टैक्सेस लिए जाते थे। इट मीन्स दैट एवरी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी दे वर नाउ अपोजिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये लड़ाई जो है अब मास नेशनलिज्म बन गई। ये अब लोगों में नेशनलिज्म जो है वो उभर आया है, लोग इंस्पायर हुए हैं। तो कहते हैं आफ्टर 1919 दिस स्ट्रगल जो है एक नई टर्न इसने ली, क्योंकि किन के अगेंस्ट? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। क्यों ली? क्योंकि मैंने आपको बताया ये दिस मोमेंट नाउ बिकेम द मास नेशनलिज्म। मास मीन्स द कॉमन पीपल, जैसे आप मास मीडिया कहते हो, जैसे हम एक साथ बहुत सारे लोगों को देखते हैं टीवी पे या रेडियो को मास कम्युनिकेशन कहते हैं आप, इसी तरह से कहते हैं ये मास नेशनलिज्म जो है अब हर तबके के लोग जो है बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो ट्राइबल पीपल हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वोमेन्स हो, हर एक, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर्स हो, हर एक तबका जो है वो इस लड़ाई में अब इन्वॉल्व हुआ। तो कहते हैं इसी तरह से कुछ बिजनेस ग्रुप्स थे, सर्टन बिजनेस ग्रुप्स जो है दे आल्सो टुक एक्टिव पार्ट और एक्टिव सपोर्ट टू द कांग्रेस इन आफ्टर 1920 में लोगों, बहुत सारे लोगों ने, खासकर फैक्ट्री वर्कर्स जो होते थे या बिजनेस मैन जो थे, बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने एक्टिवली सपोर्ट किया कांग्रेस को। इस वजह से क्या हुआ, ये जो हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट रहा, अब यही वक्त था 1919 का। तो इस वक्त में हम देख रहे हैं हिंदुस्तान को जो है एक बहुत बड़ी सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ी, दैट इज़ अ वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार जो था, वर्ल्ड वार फर्स्ट, दैट इज़ अ वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार जो था उसका इफ़ेक्ट जो है पूरे वर्ल्ड पे पड़ा, ये आपको पता ही होना चाहिए, इसीलिए हम इसको वर्ल्ड वार बोलते हैं। इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड पे पड़ा और पूरे हिंदुस्तान पे पड़ा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान जो था उस टाइम एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, यहाँ पे रूल जो था वो ब्रिटिशर्स का था। तो इसीलिए हिंदुस्तान जो है बुरी तरह, जैसे बाकी मुल्क जो है बुरी तरह इफ़ेक्ट हुए इस वार से, हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हम इफ़ेक्ट हुए इस वर्ल्ड वार की वजह से। अब इस वर्ल्ड वार के कुछ बेनिफिट्स भी हिंदुस्तान को मिले, वो मैं आपको बताऊंगी। इससे बेनिफिट भी मिला और इससे जो है बहुत इफ़ेक्ट भी पड़ा। क्या हुआ कि वर्ल्ड वार की वजह से जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, जो इकोनॉमिक क्राइसिस भी हुई पूरे वर्ल्ड में और हिंदुस्तान में भी। द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया जो है दैट कुडंट बी ऑल्टर्ड। तो इस वजह से क्या हुआ, इट लेड
to a huge rise in the defense expenditure of the government of India. जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, जब वो वॉर में इन्वॉल्व हो गए, तो इस तरह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि अब इस वार का ख़र्चा जो है, वार में जितने भी लोग गए उनका खाने पीने का इंतज़ाम, उनकी यूनिफॉर्म, शूज़, बैग्स, उनका इंतज़ाम, या वार में जो भी चीज़ें प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल किए जाते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो करना था। तो इसकी वजह से हिंदुस्तान जो है बुरी तरह से इसमें इफ़ेक्ट पड़ा। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट हैज़ टू टर्न इंक्रीज द टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड द बिजनेस प्रॉफिटर्स। तो इस तरह से कहते हैं गवर्नमेंट जो है उसने टैक्सेस जो है वो इंक्रीज़ किए। हर एक एसेंशियल गुड जो था, जो हर एक आम आदमी जो है, एक गरीब बिजनेस ग्रुप उसको बेनिफिट हुआ, उनको भी इस वार की वजह से बहुत सारा नुकसान भुगतना पड़ा, और इसी तरह से आम इंसान पे भी इस वार का असर पड़ा, क्योंकि एसेंशियल गुड्स पे भी बहुत ज़्यादा रेट जो है, डिमांड जब चीज़ों की बढ़ती है, क्योंकि जो डिमांड्स बढ़ गई तो इस तरह से रेट जो है वो हाई हो गए, तो कॉमन पीपल जो थे, आम इंसान जो था, वो उन चीज़ को नहीं ले सकता था। इसकी वजह से इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा। तो इस वजह से इन्होंने इंक्रीज़ किए टैक्सेस। तो टैक्सेस के साथ साथ दे इंक्रीज द मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डिमांड फॉर द वार सप्लाईज लेड टू द शार्प राइज इन द प्राइसेस विच क्रिएटेड ग्रेट डिफ़िकल्टीज फॉर द कॉमन पीपल। ये मैंने आपको बताया, जो डिमांड, मिलिट्री डिमांड थी, जो भी डिमांड्स थी वहाँ पे, जैसे कि वार के लिए जो सामान मंगाया जाता था, जूट बैग्स थे, क्लॉथ्स थे, रेल्स थे, या बाकी चीज़ वेपन्स होते थे, आयरन होता था जो इस्तेमाल किया जाता था वेपन्स में। तो कहते हैं इस वजह से डिमांड जो चीज़ों की बढ़ गई, तो प्राइस जो है वो हाई हो गई, एसेंशियल गुड्स से लेके बाकी गुड्स तक, चाहे वो नमक था, चाहे वो खाने पीने का सामान था। तो कहते हैं इस वजह से कॉमन पीपल जो था, आम इंसान जो था, उसको इसका खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ा एंड उनको बहुत डिफ़िकल्टी हुई। तो इस तरह से वार जो है, इस वार में जो बिज़नेस ग्रुप्स थे, ये हम देख रहे हैं, ये इसका वार का एक इफ़ेक्ट है, ऐसा इफ़ेक्ट जिसकी वजह से आम इंसान जो है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो इस वजह से उसने डिसाइड किया कि ये सही मौका है, आम इंसान जो है वो जाग गया, उसने वो इंस्पायर हुआ कि ब्रिटिश जो है उसके बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रही है, उनको वार जो है अपनी बेनिफिट के लिए है, और यहाँ पे वो एक्सपेंडिचर जो है, यहाँ जो टैक्सेस रेज करते हैं, वो एक आम इंसान पे बर्डन है। तो इस वजह से नाउ उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने क्राइसिस उठाई, पीजेंट्स ने, आम इंसान ने क्राइसिस उठाई ब्रिटिश के अगेंस्ट। अब इसीलिए हम इसको कहते हैं ये एक मास मूवमेंट रहा। तो इस तरह से अगर हम इसका पॉजिटिव साइड देखें, जो बिज़नेस ग्रुप्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हुआ। दे गेट द फैबुलस प्रॉफिट्स फ्राम वार। किस तरह से उनको प्रॉफिट मिला, आप देखोगे, जो भी फैक्ट्रीज़ थी, जैसे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट ये जब चल रहा था, तो जितने भी इंपोर्ट चीज़ें, जो बाहर से हमें चीज़ें आती थी, यूएसए से चीज़ें आती थी, या यहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो स्टॉप हो गया। किस वजह से? क्योंकि ब्रिटेन जो है वो इन्वॉल्व हो गया वार में, बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो इन्वॉल्व वार में हो गई, तो वहाँ की सप्लाई और यहाँ से सप्लाई, वो दोनों जो है वो स्टॉप हो गई। इस वजह से यहाँ की चीज़ों की जो है डिमांड जो है वो बढ़ गई, और बाहर की चीज़ें यहाँ पे हिंदुस्तान में नहीं आ सकी। तो इस तरह से बिज़नेस ग्रुप जो है, दे गेट द फैबुलस बेनिफिट्स। जैसे वार में जो डिमांड थी, जो डिमांड हुई थी, जैसे मैंने अभी बताया, जूट बैग्स की, क्लॉथ्स की, रेलवेज़ की, या इंडस्ट्रियल गुड्स जिनको हम कहते हैं, उनकी डिमांड बढ़ गई। This decline of the import from the other countries into the India, this caused a decline to the imports from the other countries to the India. इस तरह से अब क्या हुआ, यहाँ की जो छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, जो ब्रिटिश की चीज़ों की वजह से वो बंद पड़ी हुई थी, इन्होंने वो फिर स्टार्ट की, जूट बैग्स बनाए। यहाँ की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो है उनमें बहुत सारा सामान ही बनाने लगे, जूट बैग्स बनाने लगे। तो इंडिया की खुद की इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो फिर से डेवलप होने लगा। इंडियाज़ इंडस्ट्रीज़ जो है, दे नाउ गेट एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द वार, वो फिर से बढ़ने लगी। तो बिज़नेस ग्रुप जो है उनकी डिमांड जो है ज़्यादा थी, सप्लाई जो चीज़ों की थी कम थी, डिमांड ज़्यादा थी। तो ये बिज़नेस ग्रुप के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी फॉर देयर डेवलपमेंट। तो बिज़नेस ग्रुप जो है
उन्होंने बहुत सारा सामान जो है वो इन फैक्ट्रीज़ में बनाया और फैक्ट्रीज़ यहाँ पे फ्लोरिश हुई, डेवलप हुई। बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जो है उनको रोज़गार मिला। लेकिन आफ्टर द कंप्लीटेड द वर्ल्ड वार फर्स्ट जब एंड हुआ, उसके बाद ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा सामान, क्योंकि ये वर्ल्ड वार जो था ये किसी एक दिन का वार नहीं था, ये सालों तक चलता रहा, फ्राम 1914 से लेकर 1918 तक। तो इन 2 साल किसी को पता नहीं था कि ये जंग कब ख़त्म होगी। तो वो सामान बनाते गए, जूट बैग ऐसे उन्होंने बहुत सामान जो है स्टोर करके रखा। नतीजा निकला जब अचानक से वार जो है स्टॉप हुआ, एंड हुआ, तो उसकी वजह से उनको बहुत सारा नुकसान हुआ। वो चीज़ें जो थी फिर वो एक ही जगह उनको डंप करके उनका गार्बेज सिस्टम बना, तो वो सारी चीज़ें जो है वो फिर बाद में ज़ाया हुई और इन इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारा नुकसान हुआ। तो during the war these industries developed, but after the world war first these industries have again declined। तो ये एक वार का बहुत बड़ा बुरा इफ़ेक्ट रहा। तो इस वजह से हम देख रहे हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है ये ब्रिटिश जो है, नाउ ब्रिटिश जो है मैन कंट्री रही जो इसमें इन्वॉल्व हुई। तो कहते हैं ब्रिटिश जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट में इनको दे हैव टू एक्सपैंड देयर आर्मी, उनको अपनी आर्मी जो है वो बढ़ानी पड़ी, एक्सपैंड करनी पड़ी। तो अब ये क्या हुआ, नाउ दे वर रूलिंग इन इंडिया, वो हिंदुस्तान पे रूल कर रहे थे। नाउ दे स्टार्ट टू प्रेशराइज इट टू दीज विलेजर्स कि आप सप्लाई करो जी सोल्जर्स। तो सोल्जर्स जो है हिंदुस्तान के विलेजर्स जो है आम इंसान जो है उनको ज़बरदस्ती लिया गया और उनको वार में यूरोप लिया गया, डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो उन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश इंडियन पीपल जो है दे फाट फॉर द वार, मनी जो है मनी दीज आर्मी मनी सोल्जर्स वाई किल्ड देयर। आधों के जो है पेरेंट्स किल हो गए, आधों के बच्चे किल्ड हो गए, बहुत सारी शहादत उन्होंने हासिल की वहाँ पे। लेकिन वो एक काज जो था हमारा एक एलियन काज था, हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान को फिर भी इन्वॉल्व किया, हिंदुस्तान को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। तो कहते हैं जब वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है ये ख़त्म हुआ, उसी दौरान जो हम देख रहे हैं रशिया इन 1917 वर्ल्ड वार के दौरान जब रशिया भी इन्वॉल्व वार में था, तो रशिया में जो ज़ार था वहाँ का रूलर जो था उसने भी बहुत जुल्म किया था, खासकर पीजेंट्स और वर्कर्स पे। तो ये पीजेंट्स और वर्कर जो है ये ज़ार जो खुद वार में गया था, तो इन्होंने अपनी एसोसिएशंस बनाई एंड दे टुक ओवर द पावर ऑफ दिस ज़ार। उन्होंने वहाँ पे अपनी हुकूमत, रशिया में रिवोल्यूशन लाया, अपनी हुकूमत स्टार्ट की, इन पीजेंट्स ने ज़ार का रूल ख़त्म किया। तो इस वजह से जब बहुत सारे जो है हमारे सोल्जर्स व्हेन दे रिटर्नड आफ्टर द वार, तो जब वो वापस घर आए तो उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि हम जो इम्पीरियलिस्टिक पावर्स के लिए लड़ रहे थे वहाँ पे, बेसिकली दिस इम्पीरियलिस्टिक पावर दे वर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल ऑफ एशिया। जिस तरह से अफ्रीका के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसी तरह इंडिया के लोगों को भी, एशियन पीपल को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो नाउ दीज पीपल गेट डिज़ायर टू अपोज दिस कोलोनियल रूल। अब ये लोग जो है इनका डिज़ायर ये हुआ कि ये किस रूल को, ये इस रूल को अपोज करेंगे, और इन्होंने डट के इस रूल को अपोज किया, ब्रिटिश रूल को। और एक 1917 जो उन्होंने वहाँ पे सुना था तो रशियन रिवोल्यूशन के बारे में, तो वो एक इंस्पिरेशन बनी हिंदुस्तान के लोगों को कि जब पीजेंट्स और वर्कर्स एक स्ट्रगल कर सकते हैं, एक इनकलाब ला सकते हैं, एक रिवोल्यूशन ला सकते हैं एक इतने जालिम बादशाह के खिलाफ, तो हिंदुस्तान के लोग क्यों नहीं। तो इस वजह से जो है इंडियन नेशनलिस्ट्स दे इंस्पायर्ड with the struggle of the peasants and workers of Russia. They inspired with this and they get against the British rule, और ये against हो गए British rule के। they raises the voice against the despotic rule of या हम इसको imperialistic rule, imperialistic power कह सकते हैं, या colonial rule भी कह सकते हैं आप, ब्रिटिश का, इसके खिलाफ हो गए। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी का दौर आ रहा है जो मॉडर्न पीरियड ही था। इससे हम देखेंगे कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई जो है वो उसका नक्शा ही बदल गया, किस तरह से महात्मा गांधी ने अपना रूल किया और टिल 1947 उसने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद किया। तो इसी के साथ थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।